हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाते हैं, उन नीतियों को कहाँ तक कारगर होता है कि उनका साम्राज्य विस्तार होता है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज की क्लास में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक बार हम लोग पिछली जो क्लास थी उसको रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के दौरान हमको ये एहसास होगा कि हमने पिछली कक्षा में क्या अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के दौरान आज की जो क्लास रहेगी उससे लिंक करती रहेगी, जिससे हमको समझने में भी आसानी होता है। और इसी के साथ जो हम पिछले क्लास में कुछ बिंदु भूल गए होंगे, याद नहीं हो रहा होगा, तो उसको आसानी से समझ भी सकते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने बात किया था कि जो मोहम्मद शाह प्रथम होते हैं उनका शासनकाल की बात की थी। शासनकाल 1707 से लेकर 1712 ईस्वी के बीच होता था। उन्होंने साम्राज्य के लिए कह सकते हैं कौन कौन से, जैसे साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं, इन सब के बारे में भी बात किए थे। देखिए, उन रणनीतियों में बात की जाए, जो जुल्फिकार खां होते हैं, क्या होते हैं जुल्फिकार खां होते हैं, उन्होंने दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त करते क्या है। बहादुर शाह प्रथम ने अपने शासनकाल में जो क्या होता है, जुल्फिकार खां को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त करते हैं। और दूसरी बात होती है, उन्होंने जो सिख धर्म के जो सिख नेता होते हैं, जो बंदा बैरागी होते हैं, बंदा बैरागी ने पंजाब क्षेत्र में उनके खिलाफ, या कह सकते हैं मुस्लिम समुदाय या इस्लाम धर्म के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह में काफ़ी व्यापक स्तर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उनके खिलाफ ये विद्रोह व्यापक स्तर पर चलता है। और अगला बिंदु आपको बताया गया था, इन्हीं के शासनकाल में जो होते हैं, जो इनके बहादुर शाह प्रथम होते हैं, बहादुर शाह के जो विरोधी होते हैं, विरोधियों का कह सकते हैं, इन्होंने विरोधियों के साथ ढूल मूल नीति अपनाते हैं। क्या है, ढूल मूल नीति अपनाते हैं। ढूल मूल नीतियां इस वजह से अपनाते हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने साम्राज्य में जो उच्च वर्ग के अधिकारी होते हैं या उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको धन वितरण करते हैं। क्या है, उनको धन वितरण करते हैं। धन वितरण करने का एक ही मतलब होता है, ताकि जो बहादुर शाह प्रथम है उनके शासनकाल में कोई भी दिक्कतें ना आए। जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं या जो उच्च वर्गीय लोग हैं, वे राजा के खिलाफ, या कह सकते हैं बहादुर शाह के खिलाफ कोई भी विद्रोह ना कर सकें। अगर उच्च वर्ग के अधिकारी या उच्च वर्ग के लोग उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे तो जो निम्न तबके के वर्ग हैं वो भी उनका सहयोग करेंगे। इस प्रकार जो होता है, बहादुर शाह प्रथम अपने शासनकाल से, या कह सकते हैं अपने राजगद्दी से या सिंहासन से अपदस्थ हो सकते हैं। यही कारण होता है वे उच्च वर्ग के लोगों को धन वितरण करते थे। इसी के साथ साथ वे निम्न वर्गों के साथ कोई भी उनका तालमेल ना होने की वजह से कई व्यापक दिक्कतें आने प्रारंभ हो जाती है। इसी के साथ साथ जब इनकी ये नीतियां होती है, क्या होते हैं, वे उच्च वर्गों को पैसा दे रहे थे, या कह सकते हैं धन वितरण कर रहे थे। धन वितरण करने के दौरान उनके जो साम्राज्य होता है, जब उनका राजस्व होता है, राजस्व में धीरे धीरे कमी आना प्रारंभ हो गई। क्या होता है, राजस्व में धीरे धीरे कमी आना प्रारंभ हो जाती है, और उनका जो साम्राज्य होता है धीरे धीरे पतन की तरफ प्रारंभ हो जाता है। इस तरह देखेंगे तो सम्राट जो मुगल काल होता है, मुगल काल का प्रारंभ, जो पतन का प्रारंभ होता है, औरंगजेब का शासनकाल से ही दिखने लगे, प्रारंभ हो गया था। लेकिन जब उत्तरकालीन मुगल बादशाह आते हैं, वहां से दिखना प्रारंभ होता है कि मुगल काल जो होता है कैसे पतन की तरफ जा रहा है। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे जो उनकी अन्य नीतियां होती हैं। देखिए, जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, उनकी जो नीतियां होती हैं अविवेकपूर्ण होती हैं। कैसे अविवेकपूर्ण होते हैं, जैसे उन्होंने अपने साम्राज्य में या राजस्व एकत्र करने के लिए ऐसी कोई भी नीतियां नहीं अपनाते हैं, या नीतियों का पालन नहीं करते हैं जिससे उनके साम्राज्य की आय में वृद्धि हो सके, बल्कि वे वही नीतियां अपनाते थे जिससे उनको केवल फायदा हो सके। यही कारण होता है जो उनकी नीतियां होती हैं अविवेकपूर्ण होती हैं। क्या होती हैं, उनकी नीतियां अविवेकपूर्ण होने की वजह से न ही उनका साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, न उनके साम्राज्य में कोई राजस्व की वृद्धि हो रही थी, न ही उनके साम्राज्य में, उनका जो साम्राज्य था उसके कोई भी अन्य उपलब्धियां हो रही थी। इसी की वजह से जो उनका शासनकाल के जो उनकी नीतियां कहा जाए, उनकी नीतियों के कारण इन्हें शाही बेखबर कहा जाता था। क्या होता है, शाही बेखबर का मतलब इन शहजादे को कोई भी अपने साम्राज्य से कोई भी खबर नहीं है कि इनके साम्राज्य में क्या स्थितियां चल रही हैं। इसी वजह से इनको शाही बेखबर कहा जाता था। अगले आज की क्लास का पहला बिंदु लिखेंगे। पहले बिंदु में क्या लिखेंगे, देखिए पहले बिंदु में लिखेंगे इनकी साम्राज्य विस्तार की नीतियां। क्या होती है, इनकी साम्राज्य विस्तार की नीतियां अविवेकपूर्ण थी। क्या थी, अविवेकपूर्ण थी। इसी के कारण इन्हें साहिब बेखबर कहा जाता था। साहिब बेखबर का क्या तात्पर्य है, साहिब बेखबर का वही मतलब हो कि जैसे ही इस शहजादे को अपने साम्राज्य के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, या अपने साम्राज्य को लेकर कोई भी खबर नहीं है,
कि इनके साम्राज्य में क्या स्थितियाँ हो रही हैं, कौन से वर्ग कह सकते हैं उन पर आधिपत्य कर रहे हैं या किस वर्ग की क्या दिक्कतें हैं, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में या कह सकते हैं ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में इन जो शहजादे थे बहादुर शाह प्रथम थे, उनको अपने साम्राज्य के बारे में कोई भी कमियां या कह सकते हैं अच्छाइयों के बारे में नहीं पता थे। इसी वजह से जो उनकी नीतियाँ थी साहिब खबर होते थे या इनकी नीतियाँ जो थी अविवेकपूर्ण थी, कोई भी तार्किक नहीं था। इसमें ये जो इनकी नीतियाँ होती थी कुछ समय के लिए होती थी, जैसे क्या होता है कुछ क्षण के लिए जो फायदेमंद होती है वही नीति अपनाते थे, बल्कि जो कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक अपने साम्राज्य में कार्य कर सके वे नीतियाँ का नहीं है, उन नीतियों को वे नहीं अपनाते थे। इसी वजह से इनको ये साहिब खबर कहा गया। साहिब खबर का मतलब आपको बताया गया, ये ऐसे शाहजादे होते हैं या कह सकते हैं ऐसे शासक होते हैं जिनको अपने साम्राज्य के बारे में कुछ भी जानकारी ना प्राप्त हो। अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे। देखिए अगला बिंदु जो होता है इनके बारे में, जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु होता है या आपकी परीक्षा में पूछे जाने का होता है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु यही होता है, इनको साहिब खबर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल शासक या कह सके उत्तरकालीन मुगल बादशाह व कौन से ऐसे शासक थे जिनको साहिब खबर कहा जाता था। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए, 4 नाम दे दिए गए। उनमें से जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं उनको साहिब खबर कहा जाता था। साहिब खबर क्यों कहा जाता था? उनकी नीतियाँ अविवेकपूर्ण होती थी, इसी वजह से इनको साहिब खबर कहा जाता था। हम इसके बाद अगला बिंदु देखेंगे। अगले बिंदु में क्या होता है, जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, बहादुर शाह प्रथम की 1712 ईस्वी की मृत्यु हो जाती है। क्या होते हैं? 1712 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के 1 माह पश्चात क्या होता है, मृत्यु के 1 माह पश्चात इनको जो औरंगजेब की जहाँ पे कब्र होती है, औरंगजेब की कब्र के पास भी इनको भी दफन कर दिया जाता है। क्या है? औरंगजेब के पास इनको भी दफन कर दिया जाता था। देखिए अभी तक तो इनको, इसके बाद कौन अगला शासक बनता है उसके बारे में जाने के, जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र होते हैं। क्या है? बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र होते हैं। उन पुत्रों में जैसे जो जहांदार शाह थे, पहले जो जहांदार शाह जहांदार थे, और दूसरे जो पुत्र थे अजीम उस शाह थे। कौन थे? अजीम उस शाह थे। और तीसरे जो उनके पुत्र थे रफ़ी उस शाह थे। क्या था? रफ़ी उस शाह थे। और जो आखिरी पुत्र थे जहान शाह थे। कौन थे? जहान शाह। इस तरह देखा जाए तो उन्होंने 4 ही इनके पुत्र होते हैं। यहाँ पे अगला भी तो लिखेगा और ये से संबंधित यहाँ पे लिखेगा 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की, बहादुर शाह प्रथम की बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। इन्हें औरंगजेब के पास, औरंगजेब के कब्र के पास दफन कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ये याद रखिए क्या होता है। अगर औरंगजेब की कब्र की बात की जाए तो औरंगजेब की कब्र कहाँ है? औरंगजेब की कब्र है औरंगाबाद में। कहाँ पे है? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे औरंगाबाद में। औरंगाबाद। औरंगजेब की कब्र कहाँ है? याद रखिएगा औरंगजेब की जो कब्र होती है वह औरंगाबाद में अवस्थित होता है। ये होता। उसके बाद हम अब इसके आगे बात करेंगे उनके कितने पुत्र होते हैं। अगर उन पुत्रों के बात की जाए तो जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, क्या होते हैं? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात अगला शासक कौन होता है, इसके बारे में भी इसी क्लास में हम बात करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम जो अगले शासक होते हैं बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात अगले जो शासक होते हैं उनके साम्राज्य की क्या नीतियाँ होती हैं, उनके शासनकाल कब होता है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। अभी हम लिख लेते हैं अगला बिंदु। इसमें लिखेंगे जब देखिए बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात अगला शासक तो हर हाल में किसी न किसी को नियुक्त किया जाएगा। अगला शासक कौन होता है इनके बारे में देखें। पहले यहाँ पे देखिए बहादुर शाह की संतानें क्या होता है, यहाँ पे लिखिए बहादुर शाह की संतानें कौन कौन सी थी। देखिए पहली संतान थी जहांदार शाह, इनके पहले बेटे कौन थे? जहांदार शाह। कौन थे? पहले पुत्र की अगर बात की जाए तो इनके पहले पुत्र थे जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद अजीम उस शाह थे। कौन थे? अजीम उस शाह। अजीम उस शाह। अजीम उस शाह क्या थे? दूसरे पुत्र का क्या नाम था? अजीम उस शाह थे। और तीसरे पुत्र की अगर बात की जाए तो रफ़ी उस शाह थे। कौन थे? रफ़ी उस शाह। रफ़ी उस शाह कौन थे? रफ़ी उस शाह थे। जो इनके आखिरी पुत्र थे या कह सकते हैं चौथे जो पुत्र थे, इनका नाम था जहान शाह। क्या था? जहान शाह। जहान शाह। ये जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, बहादुर शाह प्रथम से संबंधित ये इनके 4 पुत्र होते हैं।
इनके पुत्र कौन कौन से होते हैं? पहले अगर पुत्र की बात की जाए, जहांदार शाह थे। कौन थे? जहांदार शाह थे। इन्होंने अपने भाइयों की हत्या करने के पश्चात वे अगले शासक भी बनते हैं। क्या होते हैं? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात जो अगले शासक बनते हैं, या और बहादुर शाह के प्रथम के बाद अगले जो शासक होते हैं जहांदार शाह होते हैं। जहांदार शाह के शासनकाल के आपके बारे में बताया गया था, 1712 से लेकर 1713 ईस्वी के बीच जहांदार का शासनकाल होता है। उनके अगले जो पुत्र होते हैं, जो कह सकते हैं बहादुर शाह प्रथम के दूसरे जो पुत्र होते हैं, उनका नाम था अजीम उस्सान थे, और तीसरे पुत्र थे रफ़ी उस्सान थे, और चौथे थे जहां शाह। कौन थे? जहां शाह थे। इस प्रकार देखा जाए तो जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है, बहादुर शाह के प्रथम की मृत्यु के पश्चात जहांदार शाह ने, कह सकते हैं जहांदार शाह जो होते हैं, उन्होंने जुल्फ़िकार के सहयोग से, जो ईरानी कह सकते हैं जो ईरानी होते हैं, ईरानी दल के नेता होते हैं, ईरानी दल के नेता के सहयोग से उन्होंने अपने तीनों भाइयों की हत्या करके अगला शासक नियुक्त होते हैं। क्या होता है? यहाँ पे अगला बिंदु लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार के साथ मिलकर अपने सभी भाइयों की हत्या कर देते हैं। हत्या करके सिंहासन पर आसीन होते हैं। देखिए, ये होता है जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात जो उनके ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं जहांदार शाह होते हैं, जहांदार शाह ने अब अगली बार कह सकते हैं सिंहासन पर आसीन होते हैं। अगला शासक होते हैं बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात। कैसे होते हैं? उन्होंने जो जुल्फ़िकार होते हैं, जुल्फ़िकार खां, जिन्हें दक्षिण भारत का, जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, बहादुर शाह प्रथम ने उन्हें दक्षिण भारत का सूबेदारी नियुक्त किया था। उन्हीं सूबेदार के सहयोग से उन्होंने, जहांदार शाह ने उन्हीं के सहयोग से अपने सभी भाइयों की, जो तीनों भाइयों थे, उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात अकेले इकलौते शासक बचते हैं, शहजादे बचते हैं। तो उन्होंने जो क्षेत्र होता है, बहादुर शाह प्रथम का क्षेत्र होता है, उस पर उनका अकेले वर्चस्व होता है, अकेले शासक बनते हैं। इस प्रकार बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात अगले जो शासक होते हैं, उनका नाम होता है जहांदार शाह। क्या होता है? जहांदार शासक बनते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे जहांदार का शासनकाल कब से था, कब तक था, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाते हैं, क्या उन्होंने जो मुगल काल के पतन के मुगल काल में जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, उनके शासनकाल में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए कोई प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं, या आपके प्रतियोगी परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग कल की क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।